जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके नए पारिवारिक एग्जामिनेशन हब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग जबरदस्त होंगे। दोस्तों कवर पेज पे देख पा रहे होंगे, आपको आज का जो टॉपिक है वो नजर आ रहा होगा। आज का जो टॉपिक है वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी की 5 क्लासेस बहुत जबरदस्त तरीके से की, जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा। सब भारत का संवैधानिक विकास देखा हमने, उसके बाद हमने क्या देखा, संविधान का निर्माण देखा, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने प्रस्तावना देखा, उसके बाद हमने संविधान का स्रोत देखा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो जो भारत में आपको ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। और जहां तक आपको पता होगा कि जो ये सब चर्चाएं हैं ये आपके संविधान में किसमें निहित है, तो भाग 1 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा है, और साथ साथ अनुसूची 1 में भी इसकी चर्चा है भारत के राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जिसे आज आपको पता है क्या कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब राज्य बनाए क्यों गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों गए, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अभी आप लोगों ने बचपन से पढ़ा, हाँ 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 7 थे, बाद में 9 हुए, अब 8 हो गए। पहले राज्य 29 था, अब 28 है। तो मतलब आप लोग इसी में हैं कि हाँ इतने राज्य, इसकी राजधानी ये, यहाँ के मुख्यमंत्री ये। अरे वास्तव में राज्य बना कैसे, किस राज्य का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपको, और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप सब लोग अंत तक बने रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप लोग नहीं नोट करना चाहते, केवल कान खुले रखो। मैं तो बोलता हूँ ना, तुम कान खुले रखो, संविधान तो इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि कभी भूलोगे नहीं यार। चलो देखते हैं, ठीक है। एक बार तेजी से शेयर कर दो। चलो बाबू, मैं किसके बारे में बात करूंगा, तो आपको पता है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चाएं कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहली चीज इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी चर्चा है संविधान के भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में और अनुसूची 1 में। अब तुम ध्यान देना, मैं तुमको बताने क्या जा रहा हूं। अब देखो तुम कि ये जो राज्य थे, ये केंद्र शासित प्रदेश थे, वो बने कैसे। सबसे बड़ी चीज तो हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 1 के बारे में। आपको पता है, मैं जो समझाने जा रहा हूं ध्यान से देखना कि बाबू सभी को पता है, जब तक 1947 से पहले की बात मैं कर रहा हूं, भारत में किसका शासन था, तो ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, आपको भी पता है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। उससे पहले कौन शासन प्रशासन करता था, तो ब्रिटिश करता था। ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था हमारा भारत। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो ब्रिटिश ने ये शर्त रखा, ब्रिटिशर ने क्या शर्त रखा कि भारत 2 टुकड़ों में बटेगा। ये तो ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए, तो वहां पे राज्यों को, जितने भी देसी रियासत थे, जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, सभी को लगभग 565 देसी रियासतें थी। टोटल देसी रियासतें थी। उन्होंने देसी रियासत को यह छूट दिया, किसने, ब्रिटिश ने, कि आप चाहे भारत में मिल सकते हैं, आप चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या आप चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, इसमें से 565 में से 13 ठो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। कहाँ चले गए, पाकिस्तान। 552 कहाँ गए, 552 कहाँ गए, तो आपके भारत में। इसमें से भी 549 केवल भारत में आए थे। 3 ने विरोध किया था, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जहां पे आपको पता है क्या कि हैदराबाद को अपोलो ऑपरेशन, वहां पुलिस कार्रवाई के द्वारा उसको मिला लिया गया। जूनागढ़ में वहां का जो राजा था वो मुस्लिम था, लेकिन वहां की जनता जो थी ज्यादातर वो हिंदू थी, तो वहां जनमत संग्रह करा के भारत में उसका विलय करा लिया गया। जम्मू कश्मीर के बारे में तो आपको पता होगा, उसको अलग से 370 के तहत अलग राज्य का उसको दे दिया गया था दर्जा, बाद में उसको हटा दिया गया 2020 में। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे 19 में। ठीक है, चलिए, उसके बाद में उसी को राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, सब चर्चा करेंगे हम लोग। 20 में दमन द्वीप को कैसे तोड़ा गया, एवरीथिंग चर्चा करेंगे। देखो ध्यान देना, अगर हम बात करें, ठीक है, 549 देसी रियासत को मिला, इसमें किसका बहुत बड़ा हाथ था, तो इसमें बात करूंगा, सबको पता है कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ पे 3 नाम याद रखना है। देसी रियासतों को एक करने में 3 लोग का बहुत बड़ा योगदान है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और आपकी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, वीपी मेनन या आपके लॉर्ड माउंटबेटन है, तो वहां पे आपको उसके साथ जाना है। एक बार पीसीएस ने इसी सवाल ने हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि उसने पूछा कि 552 देशी रियासत थी, उसको भारत में एक करने के लिए निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नहीं था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो कई बच्चों ने कहा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, अटेम्प्ट ही नहीं किया, लेकिन वहां पर राइट आंसर क्या हो गया था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान देना। उससे पहले राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है। राज्य का पुनर्गठन हम बाद में देखते हैं, ठीक है, ओके। चलिए इसकी चर्चा अभी हम लोग करते हैं, परेशान ना होइए इस पर। पहले हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिकल 1 में क्या है। आपको भी पता है कि ये जो है भारत संघ राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में पड़ता है। भाग 1 में कितने आर्टिकल, तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक हम लोग देखने वाले हैं। चारों अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब देखो, संघ 2 प्रकार का होता है इंग्लिश में, मगर मैं बात करूंगा तो संघ एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। एक होता है फेडरल, दोनों का हिंदी मीनिंग संघ ही होता है। ध्यान देना बाबू, अगर मैं बात करूं भारत क्या है, तो भारत यूनियन है। अमेरिका क्या है, अमेरिका फेडरल है। अमेरिका क्या है बाबू, अमेरिका आपका फेडरल है। अमेरिका क्या है, तो अमेरिका फेडरल है। अब तुम ध्यान दो, फेडरल और यूनियन में अंतर क्या होता है। दोनों का हिंदी मीनिंग तो एक है, लेकिन अलग अलग अर्थ होता है इंग्लिश में। बाबू फेडरल का अर्थ ये होता है कि जैसे अमेरिका अगर 50 राज्यों का एक 50 राज्य है अमेरिका के अंदर, सपोज दैट, तो वो क्या है, वो 50 राज्य मिलकर अमेरिका देश बना है। लेकिन बाबू जो आपके 50 राज्य अमेरिका के हैं वो फेडरल हैं। फेडरल का अर्थ वो अपने आप को स्वतंत्र भी कर सकते हैं अमेरिका से। और ये तो बात छोड़ो, हर एक राज्य का अलग क्या है, संविधान है। अलग क्या है, अलग संविधान है। अलग क्या है, अलग झंडा है, वहां राज्य का झंडा है। ये होता है क्या बाबू, फेडरल। मतलब कोई भी राज्य अपने देश से स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन अगर मैं यूनियन की बात करूंगा तो भारत क्या है, भारत यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब, यूनियन का मतलब बाबू कि आप जिस देश के संघ हैं, जिस देश के मतलब जो भी आपके राज्यों के जो राज्य हैं, आप जिस देश के आप संघ हैं, आप अलग नहीं रह सकते। आपको एक ही देश, जिस देश में रह रहे हैं सभी राज्यों को ऊपर एक ही संविधान लागू होगा, एक ही देश का झंडा लागू होगा। और आप यूनियन हैं, आपको आजादी किसी ने नहीं दिया है कि आप अलग होइए। अच्छा, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो फेडरल होता है यह पढ़े लिखे वर्ग के लिए होता है। और भारत जब आजाद हुआ था तो यहां पे बाबू पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, आपको भी पता होगा, सुने होंगे। तो पहले से ही सब लोगों ने यह सोचा कि अगर हम भारत को राज्यों का संघ नहीं बनाएंगे, यूनियन नहीं बनाएंगे, फेडरल बना देंगे, तो जो भी अलग अलग, जैसे भाई भारत में विविधता तो बहुत पाई जाती है। भारत में अलग अलग लोग भाषा बोलते हैं, अलग अलग लोग कपड़ा पहनते हैं। अब दक्षिण का पोशाक देख लो, उत्तर का पोशाक देख लो। भाषाएं तो इतनी हैं, आपको ही पता है, लगभग 22 भाषाओं को उल्लेख तो संविधान में ही है। मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सब चीज़ आपको पता होगा, गुजराती, ठीक है। तो देखो, महत्वपूर्ण कारण यही था कि अगर हम आज फेडरल बना देंगे तो कल भविष्य में ये अलग हो सकते हैं, इनका टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, इसीलिए इनको बाध्य कर दिया गया। ये आपको समझ में आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरल, दोनों में अंतर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान दो, ये जो है ना राज्यों का संघ है। अब तुम ध्यान देना, अनुच्छेद, ये कलर आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो कलर बदल देता हूं, ये ले लेता हूं। अनुच्छेद 1 का ए के बारे में बात कर रहा हूं, 1 के क के बारे में बात करूं या ए के बारे में बात करूं, बात एक ही है। ध्यान देना, ये क्या है बाबू, इसमें क्या है, तो भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। कई सारे राज्य मिलकर भारत देश का निर्माण करते हैं।
ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब ध्यान देना, इसमें अगर मैं अनुच्छेद 1 के बी में बात करूं कि 1 के बी में क्या है, अब ध्यान दो। तो बाबू जो ये तो कह दिया कि आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कितने राज्य हैं, राज्यों की संख्या, राज्यों की गणना, राज्यों की जो संख्या होगी वो कितनी है, इसकी चर्चा मैं अनुच्छेद 1 में नहीं करूंगा। इसकी चर्चा मैं कहां करूंगा, तो जाकर पढ़ो क्या, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। तो आर्टिकल 1 का भी क्या कहता है, अगर तुमको भारत के राज्यों की संख्या के बारे में जानना है तो तुम क्या कहां देखोगे, उसकी चर्चा पहली अनुसूची में की गई है। ये आपकी बातें कहां लिखी हैं, आर्टिकल 1 के बी में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। अब मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूं कि एक बार पढ़ लो, एक बार नोट्स बना लो, बार बार रिवीजन करो यार, दोबारा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या अनुच्छेद 1 के सी में क्या है, मतलब अगर बात करूंगा तो आर्टिकल 1 में 3 पार्ट है, ए बी सी। अब इसमें क्या है तो ध्यान दो, इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं। तो बाबू 1 के सी में क्या है, तो यहाँ पे जो भारत में जो राज्य हैं वो 3 तरीके के होंगे। एक तो राज्य हो गए जो केंद्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तीसरा अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र का मतलब किसी भी देश का कोई टुकड़ा अगर मिलना चाहता है तो हम लोग ने तीसरा ऑप्शन रखा है क्या, अर्जित क्षेत्र। मान लो पाकिस्तान का कोई भी क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, अर्जित क्षेत्र में रखेंगे। इसीलिए अभी से ही ये ऑप्शन बना के रख दिया गया है संविधान में। सभी को रिजल्ट पता है, आज नहीं तो कल पाकिस्तान अपना है, क्योंकि अपनी औलाद है तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, उसको यहीं पे रखना पड़ेगा। तो उसको रखोगे कहाँ, तो उसको रखोगे किसमें, अर्जित क्षेत्र में। उसकी भी तो गणना कहीं होगी, उसका भी चर्चा कहीं होना चाहिए। हाँ चलो, तो ये क्या था, ये आर्टिकल 1 की कहानी थी। उम्मीद करता हूं आर्टिकल 1 आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अब ध्यान दो, ध्यान दो, आर्टिकल में 2 की बात करने वाला हूं। आर्टिकल 2 में क्या है यार, तो देखो सीधा सीधा बात करूंगा। आर्टिकल 2 में क्या है, जितने भी विदेशी कोई भी क्षेत्र है, अगर उनको विदेशी, भारत में विदेशी राज्य उनको भारत में आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको राज्य बनाना है, तो जाहिर सी बात है विदेशी राज्य की जो स्थापना करेंगे, जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसको किसके तहत करेंगे, उसकी चर्चा है आर्टिकल 2। उसकी चर्चा कहाँ पे है, तो आर्टिकल 2 में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्किम, मैं सिक्किम की यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपके सामने। सिक्किम आपको भी पता है, सिक्किम में एक चंगोलांग वंश का राजा शासन करता था, लेकिन चीन ने क्या किया, ध्यान देना बाबू, चीन ने क्या किया, देखो थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से समझाऊं तभी आपको समझ में आएगा यार, ध्यान देना। मान लो ये भारत है, ठीक है, मान लो ये भारत है। अच्छा रुको, अच्छे से बना देता हूं यार, एक सेकंड। देखो यहां पे चलो ये क्या हो गया, भारत हो गया। ये क्या हो गया, भारत हो गया। सभी को पता है क्या, सभी को ये पता है कि ये वाला एरिया जो है, यहाँ कौन है, तो यहाँ है चीन। यहाँ कौन है यार, तो यहाँ है आपका चीन, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आपका सिक्किम है। भारत, ये भारत में बाद में मिला है, पहले नहीं था। तो बाबू देखो यहाँ पे है तिब्बत, यहाँ पे कौन था, ये तिब्बत था। 1959 में चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ के जो राजा थे चंगोलांग वंश के सिक्किम में, उन्होंने ये सोचा कि चाइना तो मुझे भी कब्जा कर सकता है, सिक्किम पे भी कब्जा कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, भारत में आने का प्रस्ताव रखा कि मैं भारत में सम्मिलित होना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि
जब ये भारत में सम्मिलित होना चाहते थे तो इन्होंने कहा कि पहले मैं पूर्ण रूप से आपके पास नहीं आऊँगा, पहले मुझे ये भरोसा होना चाहिए कि आप भी मुझे जिस तरीके से आपके और राज्य हैं उनकी जैसे मान सम्मान किया जाता है, उनको जो जो अधिकार दिया जाता है वो अधिकार मुझे मिलने चाहिए। अभी मैं आपसे मिल जाऊँ, बाद में मुझसे गद्दारी करे। तो हुआ क्या बाबू कि सिक्किम एक सेकेंड 1974 में 35वां संविधान संशोधन होता है। 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम ने 1974 में सिक्किम क्या बना, तो भारत का सह राज्य बना। अब ध्यान देना, सह राज्य बना, ठीक है। हाँ, सह मतलब सपोर्टिव राज्य। ध्यान देना, इसकी चर्चा कहीं नहीं थी, इसके लिए आर्टिकल 2A बनाया गया, अनुच्छेद 2A बनाया गया, इसको रखा गया। बाद में सिक्किम ने जब देखा एक साल की हाँ भारत मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, मुझे हर एक अधिकार मिल रहा है, तो बाद में कब आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, सिक्किम को क्या बना दिया गया, सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को क्या दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य है सिक्किम। और ये इसकी जो संख्या थी, ये कैसा राज्य था, तो ये 22वां राज्य था। आगे चल के इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे, परेशान ना होना, हर एक राज्य के बारे में बात करेंगे। कैसे 28 है, 29 तो थे नहीं, 29 है नहीं, 29 थे। 28 राज्य कैसे बना उनके बारे में बात करेंगे, ध्यान देना। तो संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, यह शक्ति संसद में निहित है। यह शक्ति किसके पास है, तो संसद में निहित है, अभी मैं बताऊंगा। आर्टिकल 4 के अनुसार कैसे आर्टिकल 2 और 3 में जो राज्यों के बारे में किसी राज्य का स्थापना है, किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या राज्य को बांटना है, उसको आप लोग जो संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 उसके तहत न करके आप आर्टिकल 4 के तहत साधारण बहुमत से आप बिल पास करके वो चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है, या बना सकते हैं। ध्यान देना, आर्टिकल 3 में क्या है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है बाबू, ये आपके जो देसी राज्य है, जो यहाँ की राज्य हैं, उसके बारे में ये बात है। कोई भी राज्य है उसका क्षेत्र को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। जैसे आपको पता है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना को काट दिया गया, नया राज्य बना दिया, ठीक है, आधा क्षेत्र उसको दे दिया गया। हाँ, घटा सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं, राज्य के नाम बदल सकती हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य के क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य का गठन कर सकती हैं, या एक नए राज्य को तोड़कर अलग अलग भी कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये किसके तहत होगी, तो आर्टिकल 3 के तहत। सीधा याद रखो, अगर कोई विदेशी राज्य भारत आएगा तो उसको आर्टिकल 2 के तहत उसका स्थान दिया जाएगा, और जो भारत में राज्य हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ किया जाएगा वो आर्टिकल 3 अनुच्छेद 2-3। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 4 थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 4 देखते हैं, उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या हुआ। 2 या 3 देखो, मैं बताना, 2 या 3 का जो कानून बनेगा वो 368 के अनुच्छेद के तहत उसका संविधान संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 4 को यह शक्ति दिया गया है कि आप साधारण बहुमत से 50%, केवल 50% अगर सपोर्ट आपके पास है तो आप वो चीज़ परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 2 और 3 में संसद जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति खुद ही बाध्य है, कोई जरूरत नहीं है राष्ट्रपति की अनुमति का। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के बारे में चर्चा में करने वाला हूँ। क्या सभी लोग हैं तैयार? चलो, अगर सभी लोग हैं तैयार तो अब मैं बात करूंगा राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के बारे में। नहीं बाबू, ध्यान देना, 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ था। ध्यान देना, 1893 में कौन अलग हुआ, तो अफगानिस्तान अलग हुआ। उसके बाद 1935 आते आते जो आपको म्यांमार अब है वो वर्मा था, वर्मा अलग हो गया भारत से, वो भी भारत का ही क्षेत्र था। बाद में 1947 में आपको पता है कौन अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान की जो लाइन है भारत और अफगानिस्तान की, उसको कहा जाता था डूरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान का क्या नाम है, विभाजन रेखा, रेड क्लिफ। ध्यान देना, ऐसा क्यों,
वर्तमान में जो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था डुरंड रेखा, अब भारत का क्षेत्र वो है ही नहीं, वो ऊपर हो गया पाकिस्तान। तो अब जो डुरंड रेखा अलग करती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, और भारत और पाकिस्तान को जो रेखा अलग करती है उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्योंकि यही रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने जो था वो पाकिस्तान के, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर था उसका निर्माण किया था। ठीक है, इसने क्या किया, इसको ये कभी भारत में था ही नहीं। ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, जैसे ये आपका हो गया भारत, सपोज दैट ये आज का भारत है, और ये वाला जो एरिया था ये क्या था, ये आपका पता है कि ये क्या है, ये पाकिस्तान है। ये क्या है बाबू, पाकिस्तान है। इसने अलग क्या किया, जैसे कि यहाँ 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 भाई मुस्लिम क्षेत्र था, यहाँ पुलिस चौकी, यहाँ पुलिस चौकी, यहाँ पुलिस चौकी, मतलब सभी चौकियों को एक करके ऐसे लाइन खींच दिया मैप में। हाँ, ये पाकिस्तान के एरिया। ऐसे ही इसने यहाँ भी किया, ये करके इसको बना दिया इसने पूर्वी पाकिस्तान। सो आपके बाद में बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश देश हुआ। ठीक है, हाँ, इंदिरा गांधी के समय उसकी भी कहानी मैं बताऊँगा आपको, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान देना बाबू, अब दिक्कत क्या हुआ, जहाँ पे जैसे हुआ क्या कि यहाँ पे जो क्षेत्र वाले थे, यहाँ पे कई लोग बेचारे जो पूर्वी पाकिस्तान थे वहाँ हिंदू भी थे, और जो बंगाल वाला एरिया था वहाँ पे कुछ मुस्लिम भी थे, और वास्तव में उनको जाना कहाँ था, पाकिस्तान, और जो हिंदू थे उनको आना कहाँ था, हिंदुस्तान। लेकिन उसने ऐसे ही कर दिया। तो वो तो 1860 में बेरूबारीवाद हुआ। 1860 में बेरूबारीवाद हुआ कि जो राज्य हैं उनका हस्तांतरण कर लेते हैं, मतलब जो एरिया मुस्लिम वाला है उसको पाकिस्तान को दे देते हैं, पूर्वी पाकिस्तान को, और जो हिंदू वाला एरिया है उसको भारत में मिला लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, विरोध हुआ, और उसके बाद कोई वहाँ पे ऐसा कोई भी वहाँ पे परिवर्तन नहीं देखने को मिला। बाद में आपके नरेंद्र मोदी आते हैं 2014 में, उन्होंने यही किया। जो आपको पता होगा जो 100वां संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन जो आपके 2014 में हुआ, इन्होंने आते ही मान क्या किया कि जो भारत और बांग्लादेश, अब उस समय तो 1960 में वो पूर्वी पाकिस्तान था, अब तो आपको पता है क्या हो गया है, आपकी तो आपका बांग्लादेश हो गया है। तो इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश से उस राज्य को हस्तांतरण कर लिया, अदला बदली कर लिया 100वें संविधान संशोधन के तहत। ये याद रखना, किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, चलो, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, बहुत अच्छी। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं किसके बारे में, अब चर्चा करते हैं कि आखिर राज्य बना कैसे। तो मैंने क्या कहा, 565 देसी रियासत थी, जिनमें 13 कहाँ चली गई, पाकिस्तान में, और 552 कहाँ आ गई, भारत में। इसमें किसने किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ध्यान देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। तीनों नाम याद रखना, माउंटबेटन। ठीक है, इन्होंने तीनों ने बहुत मदद की ये देसी रियासतों को एक करने में। इसमें से तीन के बारे में बात करूंगा। एक क्या हो गया आपका हैदराबाद, एक आपका क्या हो गया जूनागढ़, एक आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन अपोलो जिसके नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ को वहाँ पे जनमत संग्रह करा दिया गया, और आपको 2019 में आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, वहाँ से 370 धारा को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए, तो आपसे अगर पूछे देसी रियासतों को एक करने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, जो कमेटी बनी कि कैसे राज्यों का निर्माण किया जाए। तो सबसे पहले आपका एक कमेटी बना, डीपी धर कमेटी, डीपी धर आयोग। इन्होंने कहा, या बाबू बना कब था, 1948। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डीपी धर जो बने थे डीपी धर आयोग, ये डीपी धर आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे उसमें। तो इन्होंने कहा जो राज्य का निर्माण होना चाहिए, राज्य का जो निर्माण होना चाहिए वो भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। भाषा का इन्होंने विरोध किया कि भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए, वहां पे क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए राज्य का निर्माण।
उसके बाद क्या हुआ, इनका सपोर्ट करने कौन आ गया, तो जेवीपी आयोग, जेवीपी आयोग भी आया 1948 में। इसने क्या किया, डीपी धर को क्या किया, सपोर्ट किया। इनका क्या किया बाबू, इन्होंने सपोर्ट किया। किसका सपोर्ट किया, डीपी धर कमेटी का, डीपी धर आयोग का। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पे नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पे होगा। इस कमेटी में 3 सदस्य थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। चलिए ठीक है, ये 3 सदस्य थे इसके। कभी कभी पूछ लेता है जेवीपी के जो 3 सदस्य थे उनका नाम अच्छे से याद कर लेना, ये नाम काम याद है। ठीक है बाबू, चलो। हुआ क्या कि कोई भी तैयार नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी तैयार नहीं थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने तैयार ही नहीं थे कि भाषा के आधार पे कोई राज्य बने। तो आपको भी पता होगा कि आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूंगा। आंध्र प्रदेश पहले क्या था बाबू, तो वो पूरा मद्रास था, पूरा क्या था, मद्रास था। तो वहाँ का जो उस तरफ का एरिया था, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वो दोनों एक ही में था। तमिलनाडु वाले तमिल बोलते थे, अब आंध्र प्रदेश वाले क्या बोलेंगे बाबू, तो वो तेलुगु बोलते थे। ठीक है, वो तमिल वो तेलुगु, तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ विविधता पाई जा रही थी। तो एक इंसान था जिसका नाम था पेट्टू श्री रामालू, ये अनशन पे बैठ गए और 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई दोस्त, इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो भारत के अंदर ही विरोध होने लगा। 56 दिनों के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई बाबू, तो विरोध होने लगा। तब आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तब भी कोशिश कर रहे थे कि ये मैटर दब जाए, क्योंकि हर एक राज्य था वो अपने भाषा के आधार पर अपनी राज्य का मांग करेगा। तो लेकिन ये उन्होंने दबा नहीं पाया। 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण किया गया भाषाई तौर पे। ठीक है, हाँ, किसका निर्माण किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या प्रश्न पूछेगा कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर पहला राज्य बना, अब देखो जो गुजरात और महाराष्ट्र एक में था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब जगह जगह से भारत में विरोध होने लगा कि मुझे भी चाहिए भाषा के आधार पर अलग राज्य। तो पहले तो महाराष्ट्र गुजरात एक में था, वो तो 1960 में अलग होगा, क्योंकि गुजरात वाले गुजराती बोलते थे, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलते थे। लेकिन अब हुआ क्या, अब दिक्कत हुआ, क्योंकि अब तो भाई क्या हुआ, शुरुआत हो चुकी थी। तब इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग का निर्माण के लिए इन्होंने 1953 में इसका गठन किया। किसका, फजल अली आयोग का, और कहा हर एक राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसमें 3 सदस्य थे, एक सदस्य फजल अली अध्यक्ष थे, दूसरे सदस्य कौन थे, तो के.एम. पडिक्कर, तीसरे कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, चलिए, हृदयलाल कुंजरू। उम्मीद करता हूं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में। 3 सदस्य, अगर पूछ ले फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। एक फजल अली खुद थे, एक आपके के.एम. पडिक्कर थे, और एक आपके कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। तो हुआ क्या बाबू, अब इन्होंने क्या किया, फजल अली आयोग बना कब था, 1953 में बना ये, लेकिन 1956 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और 14 राज्य और पूरे भारत को 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन का आदेश आ गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में इन्होंने इसका निर्धारण किया। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा कर दी गई थी। अब बाद में और राज्य अलग कैसे और राज्य
14 से 28 हुए, पहले 29 थे, 29 कैसे हुए, फिर 28 कैसे हुए, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से यार समझ में आया होगा। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा समझाने में। अगर तुमको लोग को 1% कहीं भी डाउट हो तो तुम दोबारा पूछ सकते हो। मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ यार। ठीक है, चलिए। ओके। इसकी चर्चा मैं करता हूँ। ठीक है, चलो। भारत पाक विभाजन के समय भारत में 552 देसी रियासतें थी यार, बताया तो 565 थी, 13 पाकिस्तान चली गई, 52 यहाँ 552 549 रियासतों ने भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया था। 3 लोगों ने लफड़ा कर दिया, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़, एक कश्मीर। पुलिस कार्रवाई द्वारा अपोलो ऑपरेशन, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ और कश्मीर को जो विलय पत्र द्वारा राजा हरि सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए। हाँ, 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा लिया था राजा हरि सिंह से। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में भेज दिया, तो वहाँ के आतंक से राजा हरि सिंह ने भागते भागते आए जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने कहा मैं भारत में मिलने को तैयार हूँ, आप सेना भेजिए। तब यहाँ पे सेना भेजे, तब तक पाकिस्तान ने लगभग आधा कश्मीर कब्जा कर लिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों का शेष भारत में विलय एक विशुद्ध प्रक्रिया का परिणाम था। दक्षिण भारत से मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। बाबू मैं आपको समझाया अभी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश से यस्केधर आयोग जो जून 1948 में बना, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। यस्केधर की अवस्था में जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, लेकिन इन्होंने भाषा आधार पर राज्य का विरोध किया। 7 दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। बाद में दिसंबर 1948 में स्थापित जेवीबी समिति, जिसमें 3 लोग थे, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीनों बताया आपको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डीपी धर आयोग था उसका सपोर्ट किया। देखो लिखा है ना, डीपी धर के यस्केधर आयोग का समर्थन किया। ठीक है, चलिए। हाँ, अब उसके बाद फजल अली आयोग के बारे में मैं आपको बताया। फजल अली आयोग 1 अक्टूबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद से आंध्र प्रदेश का गठन किया। आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषाई राज्य के रूप में किया गया और तमिलनाडु को तमिल की भाषा में। ठीक है, इस कारण अन्य राज्यों को भी भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग उठने लगी, इसलिए दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। अध्यक्षता फजल अली, सदस्य थे के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। 7वें संविधान संशोधन क्या था 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। बाबू जो मैं समझाया वही बातें लिखी हैं, थोड़ा सा मैं इसलिए अच्छे से समझाया, तुमको कहानी के माध्यम से समझाया। यहाँ भी चीज़ क्या है कि अलग अलग स्लाइड में है, इसलिए कम समझ में आता। नोट, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 14 से कैसे 28 हुए और 6 से कैसे 8 हुआ, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। वर्ष 1956 के बाद नए भारत व संघ राज्य 19, देखो सबसे पहले 14 थे, कितने थे, 14 हैं, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब जाके 1960 में बंबई से मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र तथा गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन हुआ। जो गुजरात था वो 15वां राज्य बना। गुजरात क्या बना, 15वां, 14 से 15 हो गए। फिर 10वें संविधान संशोधन 1961 में दादर नगर हवेली को संघ राज्य बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब कितने हो गए, तो वो 7 हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश। गोवा दमन द्वीप को 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संघ राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। पहले गोवा 1962 में, 1961 तक वहां पुर्तगाल थे। जब 1961 में पुर्तगाली चले गए तो 1962 में क्या हुआ, उसको एक से के शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में उसको 1987 में राज्य बना दिया गया और गोवा 25वां राज्य बना। 1962 में पुडुचेरी को संघ राज्य बना दिया गया। 1963 में नागालैंड का गठन किया गया और नागालैंड को 16वां राज्य बनाया गया। 15 थे जो राज्य, वो 16 हो गए। गिनते चलना बाबू। हाँ,
वर्ष 1966 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इनकी भी चर्चा मैं जबरदस्त तरीके से करने वाला हूं। अगर आप लोग कहिए तो मैं इसकी चर्चा कर दूं। देखो अब हुआ क्या इसके बारे में। जो पंजाब था उसका नाम था पटियाला। क्या नाम था बाबू? पटियाला। 1966 में शाह आयोग द्वारा क्या किया गया? पटियाला को 4 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, कितने पार्ट में बांट दिया गया? 4 पार्ट में। जो ऊपर था हिमालय वाला क्षेत्र उसे कहा गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो आपकी हिंदी भाषा ये पहाड़ी क्षेत्र था उसको क्या कहा दिया गया? हिमाचल प्रदेश। ये लिखा तो है, पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश, हिंदी वाले क्षेत्र को क्या कहा दिया गया? हरियाणा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हरियाणा, और जो पंजाबी बोलते हैं उनको कहा गया पंजाबी क्षेत्र। और हरियाणा और पंजाब के बीच में ही पड़ता है क्या? चंडीगढ़, एकदम बीचों बीच चंडीगढ़। इसको दोनों को राजधानी बना दिया गया। इन दोनों की राजधानी क्या बनी? चंडीगढ़। और इसको केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया क्योंकि इस पे जो शासन प्रशासन है किसका होगा? वो होगा केंद्र का। इसे चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसके द्वारा? 1966 में शाह आयोग द्वारा। याद कर लेना। तो हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया और हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य बनाया गया। ठीक है, चलिए। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ ये सब पहले किसके भाग थे? तो पटियाला के भाग थे। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय का गठन किया। मणिपुर 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां राज्य, मेघालय 21वां राज्य। कब? तो 1972 में। कब बाबू? 1972 में। 1972 में इन तीनों का आप लोग याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है। 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम वाला आ गया बाबू। बताया सिक्किम को 22वां राज्य। अच्छे तरीके से तुमको बताया, पहले सह राज्य बना, बाद में राज्य बना। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। वर्ष 1987 में जो गोवा था, गोवा के बारे में, गोवा 1962 में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में क्या बना गया? राज्य बन गया। उससे पहले मिजोरम को 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य और गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। कैसा रहा? 25वां राज्य बनाया गया। ठीक है, अब देखो 2000 की कहानी बताता हूं, जहां पे छत्तीसगढ़ से क्या अलग होगा? मध्य प्रदेश से अलग होगा। छत्तीसगढ़ जो है वो किससे अलग होगा? मध्य प्रदेश से अलग होगा। उत्तराखंड किससे अलग होगा? उत्तर प्रदेश से अलग होगा। झारखंड किससे अलग होगा? तो बिहार से। ये किससे अलग होगा? बिहार से अलग होगा। अब तीनों कहानी में देखता हूं आपको। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ बाबू 1 नवंबर को अलग हुआ और 26वां राज्य बना। उत्तराखंड 9 नवंबर और आपका झारखंड 15 नवंबर को 28वां राज्य बना। यहां तक टोटल कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया और बन गया कितने? 29 राज्य। ठीक है, अब कैसे 29 से 28 हुआ उसकी भी चर्चा मैं करने वाला हूं। यहां तक आते आते भारत में क्या था? 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। 7 केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखो हुआ क्या बाबू? हुआ क्या कि 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो एक जो राज्य था जम्मू कश्मीर, वो 29वां राज्य, जो 29 राज्य थे टोटल, उसमें कितने राज्य बचे? जब एक माइनस हो गया 28 राज्य, और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 2 ऐड हो गए तो कितने हो गए? 9। अब देखो उसके बाद 2020 में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली दमन दीव था, उन दोनों को एक करके एक इसमें से घटा दिया गया तो बचे कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में बचे। ये कहानी थी आपकी, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। एसके धर की अध्यक्षता में जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। बाद में उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर नहीं करूंगा, प्रशासनिक आधार पर राज्यों को बांटूंगा। दिसंबर 1948 में स्थापित जेवीपी समिति ने एसके धर आयोग का समर्थन किया। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अच्छी चीज है। 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। गोवा दमन दीव 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संघ राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1962 में संघ राज्य, 1987 में पूर्ण राज्य।
अब आपके सामने 10 प्रश्न, अब आपके सामने 10 प्रश्न, ठीक है। हाँ बाबू, हाँ देखो यूपीएसआई की क्लास है यार, ये पेट में भी काम आएगा। मैं तो मेरा प्रयास ये है कि आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको वनडे लेवल में तो कहीं दिक्कत आएगी भी नहीं। और जानते हो कि मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो बनाऊँ यार। पहले कोशिश करता हूँ 30 मिनट के अंदर आपको समझा दूँ, ताकि बच्चा अच्छे तरीके से समझ भी जाए और ज़्यादा उसका समय भी ना लॉस हो, ठीक है बाबू। हाँ तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो कितने संघ राज्य हैं बाबू? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपको भी पता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? बना कब? 1953 में। पारित कब हुआ? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो 14 और 6। कितनी थी भैया? 14 और 6 ही तो थी। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्षों में रखा गया? जो मूल संविधान में राज्य को तो 4 साल, 4 साल बाद में फजल अली आयोग बना तो उसके बाद से राज्य को हटा दिया। निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? हाँ तो अरुणाचल प्रदेश बाबू आपका ये राज्य है। ये क्या है? ये राज्य, ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, ये सब क्या है? ये सब आपके हाँ केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर दूँ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। 8 कौन कौन से हैं सभी को याद होगा, लेकिन एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ। 8 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को कितनी डिग्री चैनल अलग करती है? सभी लोग मुझे बताएंगे। दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादर नगर हवेली एवं इसी में क्या आ जाएगा? दमनदीप, दमनदीप। छठा कौन सा आ जाएगा? पुडुचेरी। सातवां क्या आ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। 8वां क्या आ जाएगा? लद्दाख। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी आप सभी को पता होगा श्रीनगर होता है बाबू। लद्दाख की राजधानी लेह है। पुडुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। दादर नगर हवेली दमनदीप की राजधानी दीव है। पहले दादर नगर हवेली जब केवल था तो उसका राजधानी सिलवासा था। जब 2020 में एक हो गए तो इसकी राजधानी दीव हो गई। दिल्ली की राजधानी आपको पता ही है बाबू। चलिए चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो चंडीगढ़ की राजधानी किसकी है बाबू? ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी सभी लोग बताएंगे कवरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यार चंडीगढ़ भी है, पुडुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है। त्रिपुरा मारो ना, आंख बंद करो, त्रिपुरा उठा दो यार। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला, अगरतला। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? कब किया गया? तो 15 नवंबर। ढूंढो यार 15 नवंबर कहाँ गया? वेरी गुड। 9 नवंबर को उत्तराखंड, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो 22वां राज्य बना था वो कब? 36वें संविधान संशोधन 1975 में वो राज्य बना। लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1974 में वो एक सह राज्य बना था, सह राज्य। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1962। इसमें 62 है नहीं बाबू, तो 62 ही होगा, 1962, ठीक है, 1962। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में। 1974 में सह राज्य। सबसे ज्यादा अगर मैं तुमको बात बताऊं तो सबसे ज्यादा सवाल पूछता है वो सिक्किम से, या तो पूछेगा उत्तराखंड 9 नवंबर, या तो पूछेगा झारखंड 15 नवंबर 2000, और या तो पूछेगा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से अलग हुआ। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। उत्तराखंड किससे हुआ? तो आपके उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उम्मीद करता हूं बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा बाबू, समझ में भी आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको लगा होगा ये मेरे लिए उपयोगी है, तो सभी लोग सेशन को शेयर कर देना बाबू, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन समय समय पे मिले। हाँ थोड़ा सा मेरा तबीयत बाबू ख़राब था,
तो मैं आपके बीच नहीं आ पाया बाबू, थोड़ा सा मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़ा सा मेरा तबीयत इशू के कारण मैं आप लोग की क्लास लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही थी, लेकिन अब आपको रेगुलर मेरा क्लास मिलेगा। ठीक है बाबू, सभी का मैं, जितने भी दोस्त जुड़े थे सभी का मैं धन्यवाद बोलता हूँ। सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा नागरिकता, जहाँ पे आपको मैं नागरिकता बताऊंगा, भाग 2 के बारे में चर्चा करूंगा, आर्टिकल आपका 5 से 11 का वहाँ पे चर्चा करूंगा। उसके बाद तो आपको मूल अधिकार उंगली पे गिनाना सिखाऊंगा और रटवा दूंगा, इसके लिए परेशान ना होना। संविधान बाबू हुआ नहीं है, हम लोगों ने सीखा है तो आपको भी सिखाएंगे, पढ़ेंगे नहीं केवल सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहेंगे। जय हिंद।